IVM हंस वाणी। हंस कथा मासिक अब आवाज की दुनिया में। पेश है कैफी हाशमी द्वारा लिखित कहानी कैफे कॉफी डे, जिसे आवाज दे रहे हैं जश्न कलम के कलाकार केसी शंकर। मैं उससे मुद्रा भवन की रेपिटरी में मिला था। बंगाली मार्केट के सीसीडी कैफे कॉफी डे में काम करते करते जब कभी दिन बहुत उबाऊ हो जाते थे, मैं अक्सर शाम को मंडी हाउस के एनएसडी, श्रीराम सेंटर या मुद्रा भवन घुमाया करता था। अब दिल्ली सबको प्यारी लगती है, लेकिन मैं सच कहता हूं आपसे, दिल्ली का अगस्त बहुत मनहूस होता है। बारिश अगर तेज हो जाए तो वक्त अच्छे से गुजर जाता है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी होने के बाद अगस्त महीने में जो उमस होती है ना, उसे झेलना भाई गॉड वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। आप चाहे तो इस बात की गवाही मेरे सीसीडी के मालिक मिस्टर रंधावा से ले सकते हैं, क्योंकि वो इस कहानी के, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, कॉज एंड इफेक्ट में से कॉज की भूमिका निभाने वाले हैं। कॉज एंड इफेक्ट से आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, केमिस्ट्री में एमफिल कर रहा हूं। स्कॉलरशिप इतनी कम मिलती है कि सीसीडी में काम करना पड़ता है। हालांकि ये बताना इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि कहानी मेरे बारे में नहीं, उसके बारे में है। उसका नाम सबा जमाल है। कोरोना के बाद दिल्ली में अनलॉक 2 चल रहा था। सीसीडी खोले महीना भर हो चला था, लेकिन कस्टमर दिन में 2-4 ही आ रहे थे। मिस्टर रंधावा बिजनेस लॉस की वजह से बहुत दुखी रहने लगे थे। वैसे उनसे ज्यादा दुखी तो मैं था, क्योंकि लॉकडाउन के पिछले 3 महीने में मुझे कोई सैलरी नहीं मिली थी और सीसीडी की सेल न बढ़ने की सूरत में नौकरी जाने का खतरा था। मिस्टर रंधावा ने मुझे गेट पर खड़े होने की ड्यूटी दी थी, ताकि मैं राह चलते अमीरों को लुभावने ऑफर्स के बारे में बता सकूं, और वो खुद बिलिंग काउंटर पर बैठ गए। ऑफर था 2 कैपुचिनो लेने पर या 2 फ्रैपे लेने पर या फिर 2 मोका लेने पर 1 बर्गर फ्री। बारिश बहुत कम होकर लगभग रुक चुकी थी और मैं पसीने में नहा रहा था। अंदर सीसीडी में भले ही एसी चल रहा था, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा उमस थी। मैं थककर वहीं सीमेंटेड चबूतरे पर बैठ गया। एक भीगी बिल्ली, जो बहुत देर से गीली सड़क पर बैठकर अपने नाखूनों से बाल संवार रही थी, ने मुझे देखकर कहा। मैंने भी उसे कहते हुए पूछा, किटी, तुम्हें नहीं लगता कि हवाएं भी आजकल देश की सरकारों की तरह हो गई हैं? इतने झूठे वादे कोई कैसे कर सकता है? हमेशा संतुलित रहने वाले लोगों की तरह भीगी बिल्ली को भी बात पसंद नहीं आई। वो उठ खड़ी हुई और कैटवॉक करती हुई सड़क के बीचों बीच चलने लगी। उसके चलने में सम्मोहन था। वो एक कूल्हे के बाद दूसरा कूल्हा इस तरह उठा रही थी जैसे कोई बड़ी साफ गोई से एक अंडे के ऊपर दूसरा अंडा रख रहा हो। अगर मैं बिलौटा होता तो निश्चित रूप से वहीं लड़खड़ा जाता। वैसे ऐसा अमूमन मेरे साथ नहीं होता है, लेकिन मेरा अंतर्मन कह रहा था कि जरूर ये बिल्ली दैवीय है। जरूर। मेरे कदम अपने आप उसके पीछे पीछे चलने लगे। मंडी हाउस के गोल चक्कर को बड़ी सावधानी से पार करती हुई वो अचानक से मुद्रा भवन के कोर्टयार्ड में गायब हो गई। मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। अनलॉक 2 में मेट्रो बंद थी। कोरोना के संक्रमण से बचता बचाता मैं 3 बस बदलकर अपने घर पहुंचा। उस दिन खाना नहीं खाया। रात भर उसी बिल्ली के बारे में सोचता रहा। अगले दिन फिर मैं राह चलते अमीरों को लुभावने ऑफर्स के बारे में बताने के लिए बाहर ड्यूटी दे रहा था। धीमी बारिश के बाद जमीन से गर्मी का भभका निकल रहा था, जैसे किसी ने गर्म तवे पर पानी छिड़क दिया हो। संयोग से कल ही की तरह मैं पसीना पोंछते हुए सीमेंटेड चबूतरे पर बैठ गया और वो बिल्ली कैटवॉक करती हुई मेरे पास आई। हेलो किट्टी, मैं आज ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जो तुम्हें पसंद ना आए। देखो यार, मुझे जानवरों में कभी दिलचस्पी नहीं रही है। बहुत पहले जब मैं छोटा था ना, तब मेरे हाथ पर बंदर ने और मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया था। तब से मैं जानवरों से दूर रहता हूँ।
अच्छा, तो तुम पूछ रही हो कि बिल्ली ने क्या बिगाड़ा है? बताता हूं। मैं 7 साल का था और स्कूल से आने के बाद मेरी माँ मुझे खाना परोस कर दोपहर की नींद लेने के लिए दूसरे कमरे में चली गई। खाने में कड़ी चावल थे। तभी एक बिल्ली आई जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। उसने बिना कुछ कहे मेरे प्लेट में रखी कड़ी को देखकर मेरे मुंह पर पंजा मारा। ये तुम मेरी नाक पर बने इन 3 निशानों को देख सकती हो जो खरोंच जैसे दिखते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता क्यों। तो तुमने मुझे आकर्षित किया है। मैं उसके पास गया और उसे सहलाते हुए गोद में उठा लिया। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? अब यहीं से कॉज एंड इफेक्ट का कॉन्सेप्ट इस कहानी में एंटर करता है। और तू यहाँ इत्थे बिल्ली के साथ मटरगश्ती कर रहा है, जबकि तुझे ऑफर्स बताने का काम दिया है मैंने। वो गढ़ सुन मेरी, कोई और होता ना मेरी जगह तो अब तक तुझे नौकरी से निकाल चुका होता। वो तो हम सरदार हैं, रहम दिली हमारे खून में है। मिस्टर रंधावा को इतना गुस्सा होते हुए मैंने कभी नहीं देखा था। तारीफ की बात नहीं है, वो सचमुच बहुत रहमदिल इंसान है। हो सकता है ये कोरोना और लॉकडाउन के कारण हो। अगर आज तू एक भी ग्राहक ढूंढ कर नहीं लाया तो कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है, समझा तू? ये सब कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मैं ठगा से रह गया। मैंने अपने हाथ ढीले छोड़ दिए। वो बिल्ली तुरंत मेरे हाथों से फिसलकर नीचे उतर गई। कुछ कदम आगे बढ़कर उसने पलटकर मुझे देखा और कहकर वैसे ही कैटवॉक करने लगी जैसे वो कल चल रही थी। मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। मेरी नजर उसके कूल्हों पर थी। कल की तरह वो फिर मुद्रा भवन में गायब हो गई, लेकिन इस बार मैं भी हिम्मत करके अंदर घुस गया। अंदर आकर मैंने देखा कि वो एक गोरी चिट्टी पतली लड़की की गोद में चढ़ी हुई है। यही सवा जमाल है, इस कहानी की नायिका, हीरोइन। वो यहां मुद्रा भवन की रेपेट्री में काम करती है। एक संभ्रांत परिवार से संबंध रखने वाली सुंदर लड़की जो न केवल बिल्ली पालती है बल्कि उसे अपने साथ लेकर घूमती भी है। एक्सक्यूज मी, क्या ये बिल्ली आपकी है? अच्छा, तो आप ही हैं। इस बिल्ली का नाम कीनू है। इसने कल मुझे आपके बारे में बताया था। व्हाट? मेरे बारे में? मैं मन ही मन सोच रहा था कि क्या ये बिल्ली सच में भूल सकती है, लेकिन क्या बताया? अच्छा, आप जानना चाहते हैं? वैसे सच कहूं तो मेरे पास अभी वक्त है और मुझे चाय पीने का मन कर रहा है। हमारे डायरेक्टर सर को भी आने में समय लगेगा। रिहर्सल 1 घंटे बाद होने वाली है। देखिए मैम, मुझे नहीं लगता कि यहाँ वहां टपरी पर चाय पीना सेफ होगा। अभी कल ही पता चला कि साहित्य अकादमी के पास वाली टपरी पर चाय पीने से 15 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। मैं यहाँ के सीसीडी में काम करता हूँ। अभी ऑफर चल रहा है, 2 कॉफी पर 1 बर्गर फ्री। हम भाग्य की जटिलताओं को कितना भी क्यों ना कोसते हों, पर कई बार बिल्कुल ऐन वक्त पर सही मौका हमारे हाथ लग ही जाता है। यही मिस्टर रंधावा के कॉज का इफेक्ट था कि अपनी नौकरी बचाने के लिए मैंने झूठ बोला। वो और मैं गीली सड़क पर उमस के थपेड़े अपनी त्वचा पर महसूस करते हुए सीसीडी के अंदर आ गए। सरदार जी, 2 कैपुचिनो विद 1 फ्री बर्गर। अब आप इसे लड़की साथ होने पर तेवर बदल जाना कहिए या बदला लेने का सही मौका। लेकिन अपने ही कैफे में जहां मैं काम करता हूं, मैंने ऑर्डर चीखते हुए दिया। मिस्टर रंधावा ने पहले तो मुझे घूरते हुए देखा और फिर कान के पास आकर मुझसे पूछने लगे, बेटा एक बात बताइए, सर्व कौन करेगा? वेटर तू है या मैं? सर सॉरी, पर यह कस्टमर आई ही शर्त पर है कि मैं इनके साथ कॉफी पीऊं। आप गोलू से सर्व करवा लो प्लीज। हवाएं सरकारों की तरह झूठे वादे नहीं करती। देखो बाहर आंधी चल रही है। हाँ क्या? मैं चौंक गया था। मैंने खुद को समझाया कि मुझे खुद को थोड़ा समझदार दिखाना चाहिए। मैं बहुत बचकानी हरकतें कर रहा हूं, ऐसा नहीं चलेगा। यही बताया था मुझे कीनू ने। आप पूछ रहे थे ना कि कीनू ने क्या बताया है। उसने कहते हुए सारा बर्गर कीनू को दे दिया। तो क्या ये बिल्ली हमेशा से बोलती है? मुझे पता है ये अजीब सवाल है, लेकिन मैं पूछे बिना रह भी नहीं पा रहा। नहीं, हमेशा से तो नहीं। उन दिनों में डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन समझते हैं ना आप? अवसाद। जब आपकी सोशल लाइफ को देखकर लोग समझते हैं कि आप माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले हैं, लेकिन आप अंदर से एक ऐसे बीहड़ टापू पर खड़े हों जिसे स्पेसशिप से प्लूटो पर छोड़ दिया गया हो। तब मैंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया था और फिर मैं एक ऐसे इंसान से मिली जिसने मुझे एहसास कराया कि सारा खेल दिमाग का है। हम जो चाहें वो पूरा हो सकता है, जो चाहें। मैंने चाहा कि कीनू बोले, मुझसे बात करे,
और देखो ना, ये बोलने लगी। अब तक आप ही की तरह मुझे भी लग रहा था कि इस कहानी का नायक यानी कि हीरो मैं हूं। फिर सबा ने फरहान आलम के बारे में बताया। मुझे बुरा लगा, मैं चुप हो गया। इस कॉफी के बाद हम महीनों नहीं मिले। कोरोना खत्म नहीं हुआ था, लेकिन लोगों के अंदर से डर निकल गया था। इस दौरान कीनू हमेशा मुझसे मिलने आती रही। इस दुनिया में कुछ ऐसा नहीं है जिसे सीखा ना जा सके। हमें सब कुछ पहले से ही आता है, हमें बस उस पहले से आते हुए को खोजना होता है। मैं कीनू की बातें ध्यान से सुनता रहा। हालांकि मुझे कम ही समझ में आती थी, उससे की जाने वाली बातों में जो मुझे सबसे ज्यादा उत्तेजित करती थी वो थी सबा। वो मुझे सबा के बारे में रोज बताती थी। वो एक बिल्ली थी, नजाकत से भरी हुई, दार्शनिक बातें करने वाली, जिसे बर्गर और कोल्ड कॉफी बहुत पसंद था। मिस्टर रंधावा से नजरें बचाकर मैं उसे कभी बर्गर तो कभी कोल्ड कॉफी पिलाया करता था। एक दिन उसने कोल्ड कॉफी का आखिरी सिप लेते हुए अचानक से कहा, तुम्हें सबा से प्यार हो गया है, तुम उसे बता क्यों नहीं देते? अच्छा, तुम्हें मालूम हो गया? हाँ, क्यों नहीं, चेहरे पे लिखा है तुम्हारे। पर याद रखना, जिस दिन हम प्यार का इजहार कर देते हैं उस दिन से प्यार का रोमांच खत्म हो जाता है। तुम्हें सबा पहले जैसी कभी नहीं लगेगी। उसने अपनी कॉफी खत्म की और उसी सम्मोहन के साथ अपनी चाल चलती हुई गुम हो गई। अगले दिन सुबह सीसीडी खुलने से पहले ही मैं मुद्रा भवन की रेपेट्री में गया। नवंबर के इस महीने में हल्की ठंड थी और धूप इतनी तेज कि मेरी परछाई जब कीनू पर पड़ी तो वो उठ के बैठ गई। कीनू ने बताया कि सामने बरगद के पेड़ की हल्की बिछी छांव में प्रेमचंद की मशहूर कहानी कफन के नाट्य रूपांतरण का अभ्यास चल रहा है। सबा मुख्य भूमिका में है और वो मफलर पहने लंबा छरहरा पतला आदमी इस नाटक का निर्देशक है, फरहान आलम। आपने अपने जीवन में कुछ इस तरह के दानवीर जरूर देखे होंगे जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं। लोग वो प्रकाश पाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और अंत में अपना मतलब निकल जाने के बाद उनकी पीठ पीछे उन्हें सिर फिरा, बेवकूफ या ढोंगी कहकर किनारा कर लेते हैं। आगे की कहानी कहने से पहले मुझे आपको ये जरूर बताना चाहिए कि फरहान आलम उसी तरह का इंसान है। कीनू ने मुझे बताया कि दूरदर्शन की सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद उसने अपना सारा समय युवाओं को उनके जीवन की सार्थकता बताने के लिए व्यतीत कर दिया और अब उसे ये नहीं पता कि वो किस समय में जी रहा है। समय को याद रखने का उसने एक अजीब तरीका विकसित किया है। हर एक घंटे पर उसे एक सिगरेट की तलब होती है। समय को याद रखने के लिए वो हर दूसरे घंटे पर एक एक सिगरेट बढ़ाता जाता है। तो यानी वो एक दिन में 300 सिगरेट पीता है? मैंने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए हैरानी से पूछा। हाँ, मुझे लगता है उसे जादू आता है या उसके शरीर ने सिगरेट के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है। सबा मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उसने मुझे फरहान आलम से मिलवाया। वो एक बेहद खुश मिजाज आदमी थे इसलिए क्योंकि वो मुझसे और सबा से 10-12 साल बड़े थे। उन दिनों मेथड एक्टिंग पर काम कर रहे थे। कीनू ने बताया कि उन्होंने मेथड एक्टिंग पर प्रयोग करते हुए अपने एक अभिनेता से सच में चोरी करवाई थी ताकि वो चोरी करने के दौरान महसूस होने वाले डर को हूबहू रंगमंच पर उतार सके। उनके बारे में ये अफवाह थी कि पिछले साल उन्होंने अपनी अभिनेत्री के साथ उसकी रजामंदी से शारीरिक संबंध बनाए थे क्योंकि नाटक में अभिनेत्री को अपनी वर्जिनिटी लूज करने के तुरंत बाद पैदा होने वाली परिस्थितियों का अभिनय करना था। तुम्हारे अंदर एक तूफान चल रहा है, या तो तुम खुद इस तूफान में फरामोश हो जाओगे या ये दुनिया। सबा, इसका ध्यान रखना। मैंने सुना है आपको जादू आता है। मेरे अंदर के तूफान को आपने कैसे भांपा? क्या आप कोई नजूमी है? नहीं, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, बस एक अच्छा ऑब्जर्वर हूं। इतना कहकर उन्होंने अपना मफलर ठीक किया, एक साथ 9 सिगरेट जलाई। उस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे और समय से तेज रफ्तार पकड़कर वहां से उड़न छू हो गए। इसके बाद सबा कई बार सीसीडी आई।
हमने कॉफी पी और हमेशा दोस्त रहने की कस्में खाई। कीनू का कहना था कि सबा मुझे पसंद करने लगी है, पर वो फरहान आलम को भी पसंद करती थी। मैं तो प्रेम के मामले में हमेशा से कमजोर और बदकिस्मत रहा हूं। मैंने कई बार सबा को सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन हर बार कीनू की वो बात मुझे आगे बढ़ने से रोक देती थी कि फिर तुम्हें सबा पहले जैसी कभी नहीं लगेगी। 2020 खत्म हो चुका था, एक ऐसा साल जिसे हर कोई अपनी अपनी यादों से मिटा देना चाहता था। मेरे पास भी इस साल को याद रखने की कोई मुनासिब वजह नहीं थी, हाँ, सिवाय इसके कि इस शापित साल में मैं सबा का दोस्त बना। इस नए साल पर हमारे कस्टमर्स के भीतर पॉजिटिव एनर्जी और फेस्टिव स्पिरिट का संचार करने के लिए मैं सीसीडी को सजा रहा था। सबा काले रंग के लॉन्ग कोट पर सफेद बेल्ट पहने मेरे पास आई। लंबे कोट में वो और भी लंबी लग रही थी। ठंड की वजह से उसकी नाक और गाल लाल हो चुके थे। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, टमाटर और गाजर की तरह लाल लाल। हैप्पी न्यू ईयर सबा। मुझे टमाटर और गाजर नहीं, स्ट्रॉबेरी पसंद है। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। लेकिन अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है, मतलब हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम जानते हो ना, हम कफन की प्रैक्टिस कर रहे थे। जो इस नाटक में माधव का रोल कर रहा था ना, उसे कोरोना हो गया है। फरहान सर चाहते हैं कि तुम माधव का रोल करो। तुमने कई बार प्रैक्टिस भी देखी है, तो तुम रोल निभा सकते हो। ओके डन, चलो आओ। बहुत चक्कर रह गया। इस तरह के प्रस्ताव के लिए तैयार नहीं था। मैं हक्का बक्का सा उसे देखता रहा। क्या, कुछ बोलो भी अब। कुछ नहीं, मैं यहाँ काम करता हूँ सबा। सीसीडी कौन संभालेगा? मिस्टर रंधावा अभी तो बिल्कुल छुट्टी नहीं देंगे। न्यू ईयर पर सीसीडी की सेल बढ़ती है। कुछ देर सोचने के बाद सबा ने कीनू का नाम सुझाया। मिस्टर रंधावा शुरू में तो नहीं माने, लेकिन जब कीनू ने उनसे बात की तो उसके सम्मोहन ने उन्हें विश्वास दिला ही दिया कि कीनू मुझसे अच्छा काम कर सकती है। हमारी रिहर्सल शुरू हो चुकी थी। 2 दिन में ही मैंने सारे डायलॉग्स याद कर लिए। अभिनय के बारे में मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल निकला। रिहर्सल के पहले दिन ही जब फरहान आलम ने 90 की बंबैया फिल्मों के हीरो की तरह अपने लंबे कोमल बाल झटकते हुए बताया, अभिनय डायलॉग्स में नहीं, डायलॉग्स के बीच उपस्थित मौन में है। फील द पॉज। मैं खुद को इंटीग्रेशन और डेरिवेशन की क्लास में बैठा किसी प्राइमरी स्कूल के बच्चे जैसा महसूस करने लगा। लेकिन सर कैसे? इस सवाल के जवाब में फरहान आलम ने मेरा एक हाथ पकड़ लिया और दूसरा हाथ सबा को पकड़ने को कहा। सबा ने मेरी आंखें बंद कर दी और मुझे अध्यापिका की तरह सारे दिशा निर्देश समझाए। ठीक से बंद करो और हाथों को ऐसे पकड़ो कि महसूस कर पाओ इंसानी गर्माहट को। क्या पूछा अभी तुमने? लेकिन कैसे? यही ना, ठीक वैसे ही जैसे गहरी नींद से उठने के बाद तुम सुबह को महसूस करते हो। ठीक वैसे ही जैसे बहुत तेज दिल धड़कने पर किसी अनहोनी का पूर्वानुमान कर लेते हो। ये फरहान आलम की आवाज नहीं है, ये एक शख्सियत है। सिर्फ महसूस करो उस आत्मा को जो इस आवाज से तुम्हें पुकार रही है। रिहर्सल का पहला दिन 3 घंटे तक एक दूसरे का हाथ पकड़े पकड़े खत्म हो गया। मुझे उनसे ईर्ष्या थी, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि सबा उनके करीब थी, इसलिए क्योंकि वो अपनी ओर खींचते थे। उनके पास धर्म गुरुओं की तरह चेलों की, भक्तों की भीड़ थी। ये भीड़ फरहान आलम की जितनी इज्जत करती थी उतनी नफरत भी। उनकी भारी भरकम आवाज में दुनिया जहान के लतीफे थे, जो न केवल इतिहास को मोड़ने की ताकत रखते थे, बल्कि हंसने की आदम शक्ति को धता बताकर अपना दीवाना बना लेते थे। शुरुआती 2 दिनों में मुझे लगा कि वो जिंदगी की अनिश्चितताओं को जीने वाले एक लापरवाह व्यक्ति हैं, लेकिन पल पल चौंकने की उनकी आदत हर दिन मेरी धारणा बदल देती थी। हम जब खड़े होते थे तो वो उठ बैठते थे, हम जब बैठ जाते थे तो वो उनके कदम गज भर की चाल चलते हुए हमारे आसपास चक्कर काटते थे। जब उन्हें गुस्सा आता था तो उनकी सांसों की उथल पुथल से उनकी हाथों की सिगरेट बुझ जाती थी। दिन के 12 बज रहे थे और आदतन समय को याद रखने के लिए वो 12 सिगरेट जलाए कश पर कश खींचे जा रहे थे। तब मैंने उनके गुस्से को महसूस किया। उनके हाथों की 12 सिगरेट एकाएक बुझ गई और उन्होंने मेरी लाई हुई चाय को एक झटके से फेंक दिया। क्या हो रहा है ये सब? कैरेक्टर में नहीं हो?
एक ही बात कितनी बार समझानी होगी तुम्हें? फरहान आलम ने दहाड़ते हुए कहा और गुस्से में अचानक गायब हो गए। कैरेक्टर में? पर हम तो यहां बाहर चाय पीने आए थे ना। मैंने अपने को एक्टर से, जो घीसू का रोल कर रहा था, हैरान होकर पूछा। भाई ये पीर आदमी है, अंदर सभा कर रही है ना रिहर्सल, उससे ही कहा होगा। भाई साहब, जो भी वीड फूंकता है ना ये आदमी, यही वाला नशा मुझे भी चाहिए। हम दोनों ने उस दिन फरहान आलम का मजाक उड़ाते हुए अपनी अपनी चाय खत्म की और वापस रिहर्सल करने लगे। परफॉर्मेंस का दिन करीब आ रहा था। नाटक का माधव चूंकि एक दलित पात्र है, इसलिए मेथड एक्टिंग के नाम पर मुझे वो सब कुछ करना पड़ा जिसकी वजह से दलितों को तिरस्कार सहना पड़ता है। मुझे पता चला कि सुबह सुबह नाटक का रिहर्सल खत्म करके मुझे लगातार 2 दिन सुअर साफ करना है। इम्पॉसिबल, पागल हो गई हो क्या सबा? अगर मुझे यही सब करना होगा तो माफ करो, मैं सीसीडी में ही अच्छा हूं। सबा ने आंखें बंद की और कुछ बुदबुदाती रही। ये तुम क्या कर रही हो? उसने मेरे होंठों पर उंगली रख दी। मैं सर से बात कर रही हूं। वो सही थी, ये मजाक नहीं था। वो सचमुच फरहान आलम से बात कर रही थी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी और मिस्टिसिज्म क्या है, प्रेम की सबसे ऊंची वेदी पर पहुंचने का अनुभव क्या होता है। मैं अब आंख बंद करके मुंह से निकलने वाली ध्वनियों और हाथ पकड़कर शिराओं में दौड़ने वाले इमोशंस का मतलब समझ पा रहा था। उस दिन चाय फेंकने के बाद फरहान आलम ने रिहर्सल करती हुई सबा से ही कहा था कि तुम कैरेक्टर में नहीं हो। सबा ने मेरी तरफ देखा और अपनी पलकें झपकाकर मुझे अपनी सहमति दी कि मैं जो सोच रहा हूं वही वास्तविकता है। ये भले ही प्रकृति या विज्ञान के नियमों के विरुद्ध ध्वनित हो रहा हो, लेकिन मुझे ये आभास हो रहा था कि वो फरहान आलम के होने को महसूस कर सकती है। मुझे मनाने के लिए वो उनके बताए तरीकों को सुन सकती है, वो उनसे सवाल पूछ सकती है और मुझे, एक विज्ञान के छात्र को, ये यकीन दिला सकती है कि मनुष्यों के भीतर भी ऊर्जा का संचरण संभव है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी। ऊर्जा का संचरण अब त्रिकोण बन चुका था। तो क्या इस तरह तुम अपने अवसाद से बाहर आई थी? मैंने सुअर में उतरते हुए सबा से पूछा। तुमने कैटरपिलर को कोकून से बाहर आते देखा है? अवसाद से बाहर निकलना मेरे लिए कुछ ऐसा ही था, एक अंतहीन गहरा खोल असंख्य तहों के साथ। बस यही समझ लो कि अवसाद से बाहर निकलते हुए मैंने बस एक चीज सीखी, या कहना चाहिए सिखाई गई। हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमें बस थोड़ा महत्वाकांक्षी बनने की जरूरत है। तुम नीचे जाओ, तुम नीचे मौत का मंजर देखोगे, लेकिन मुझे वहां पाओगे। मैं तुमसे बात करूंगी। उसने मेरे कान के पास चूमा। मौत को ये बता देना कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इस घटना के बाद मैं स्वयं को 3 चीजों के बारे में विश्वास दिला चुका था। पहला, कि फरहान आलम और सबा मानवीय सीमाओं से बाहर निकलकर किसी अलौकिक गांठ से खुद को बांध चुके हैं। दूसरा ये कि सबा ने इस गांठ का दूसरा सिरा मेरे लिए छोड़ रखा है। और तीसरा कि मैं ही माधव हूं। मेथड एक्टिंग का ये तामझाम शुरू में मुझे वाहियात लगा था, पर मैंने महसूस किया कि ये तरीका काम कर रहा है। मैं खुद से घृणा करने लगा। मैंने नहाना बंद कर दिया था। मेरे घर वाले और पड़ोसी सभी मेरे गंदे रहने की तुलना दलितों से करके जाति सूचक गालियां देने लगे थे। अब तक के अपने जीवन में मैंने मांस को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन नहीं पता मुझे क्या हुआ। उस शाम जब शो में एक दिन बचा था, मैंने दलितों के मोहल्ले में जाकर सुअर की कलेजी खाई। वो कोई रेस्टोरेंट नहीं था, बल्कि सुअर का मांस बेचने के लिए एक आदमी ने एक बड़ा सा तवा रखकर कलेजी भूननी शुरू कर दी थी। मैं उससे कलेजी खरीद कर खाता हुआ सड़क पर चल रहा था और अपने आप को एक निरीह शोषित प्राणी समझ रहा था। अब मैं जानता हूं समझने और होने में भले ही अंतर होता है, लेकिन ये एहसास बहुत डरावना था। तभी कुछ आदमियों ने मेरा रास्ता रोका। मुझे कलेजी खाता देख उन्हें लगा कि ये पवित्र जीव का मांस है। उन्होंने मुझे मुसलमान समझकर जय श्री राम के नारे लगवाए और बहुत पीटा। हालांकि मुझे हैरानी इस बात की भी थी कि मेरी पिटाई करने वालों में वो आदमी भी शामिल है जिससे मैंने सुअर की कलेजी खरीदी थी। बहुत कोशिश के बाद
अपना आधार कार्ड दिखाकर मैं उन्हें समझा पाया कि भाई मैं मुसलमान नहीं हूं। उन्होंने मेरे बैग की तलाशी ली। बैग में नाटक की स्क्रिप्ट मिलने पर मैंने उन्हें समझाया कि मैं कलाकार हूं और पात्र को जीने के लिए ये सुअर की कलेजी खाई है। तब उन्होंने कम्युनिस्ट, अर्बन नक्सल और देशद्रोही कहते हुए मुझे फिर मारा। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से निकल पाया। परफॉर्मेंस वाले दिन मेरे लुटे पिटे और सूजे हुए शरीर को देखकर फरहान आलम जोर से हंसा। माधव, माधव, अब सच में माधव लग रहा है। वेल डन। परफॉर्मेंस जबरदस्त हुई। हमें दर्शकों की तरफ से स्टैंडिंग ओवेशन मिला। परफॉर्मेंस के बाद मैंने 2 दिन का ब्रेक लिया। बाद में मुद्रा भवन जाने पर पता चला कि फरहान आलम का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। अब रेपर्टरी में कोई नई डायरेक्टर आ गई है। सभा भी खोजने पर नहीं मिली। मैं उदास और हताश कदमों के साथ सीसीडी जाने लगा। मिस्टर रंधावा बाहर सीमेंटेड चबूतरे पर बैठे अखबार पढ़ते हुए बेहद खुश नजर आ रहे थे। अंदर कीनू बिलिंग काउंटर पर बैठी थी और एक बिलौटा कस्टमर्स को कॉफी सर्व कर रहा था। कीनू, गोलू कहाँ है और ये कौन है? गोलू तो काम छोड़कर भाग गया और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। उसने उसी नजाकत के साथ जवाब दिया जिससे वो सबको सम्मोहित कर लेती है। बॉयफ्रेंड? पर तुमने तो कहा था कि इजहार करने के बाद प्रेमी या प्रेमिका पहले जैसे नहीं रहते। हाँ, कहा था। तो फरहान आलम से इसके बाद कभी मेरी बात नहीं हुई। सबा और मैं अब भी बात करते हैं। संभव है कि फरहान आलम और सबा भी बात करते हों। मैं आंखें बंद करता हूं और वो मेरे सामने खड़ी होती है। अगले हफ्ते मेरी शादी है। अगर तुम प्रपोज करते तो शायद मैं हमारे फ्यूचर के बारे में सोचती, पर अब बहुत देर हो चुकी है। आपने सुनी जश्न कलम के कलाकार केसी शंकर की आवाज में कैफी हाशमी द्वारा लिखित कहानी कैफे कॉफी डे। ये कहानी हंस कथा मासिक के फरवरी 2021 अंक में प्रकाशित हुई थी। सुनिए हंस वाणी को hanshindiMagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। A wise man once said, traveling, it makes you speechless, then turns you into a storyteller. Well, listen to such travel stories and experiences exploring India on the Musafir Stories with us, Saif and Faiza. Catch us on the IVM website, app, or wherever you get your podcasts from. Do you wonder why China does the things that it does? Or want to know how we could improve online privacy? Or perhaps you're thinking about how we can kickstart India's economy. If you'd like to search for the answers to such questions, check out All Things Policy, a daily public policy podcast that covers everything from employment figures to aircraft carriers. Tune in from Monday to Friday for new episodes and fresh takes.